हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जो बच्चे इस क्लास को परचेज किए हैं अभी तक लाइव नहीं आए तो लाइव ज्वाइन कीजिए। एक बच्चे तो लाइव ज्वाइन किए हैं। ठीक है बच्चों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास सही से नहीं चल पाया, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी क्लास को ठीक से आज रिपीट करेंगे। और एक सूचना मैं बता देता हूँ, कल बच्चों क्लास, कल और संडे 2 दिन क्लास बंद रहेगी। फिर मंडे से हम लोग अपने समय पर, या फिर समय यदि चेंज होता है उसका नोटिस आपको दे दिया जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्लास 11th में जो टोटल इकाइयाँ होती है बायोलॉजी में वो 5 होती है। ठीक है, तो 5 में से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 5वां इकाई, जो कि है मानव शरीर विज्ञान। बच्चों ये इकाई हम क्यों शुरू किए हैं, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ये जो इकाई है मानव शरीर विज्ञान, इस इकाई में हम लोग जानेंगे कि मानव के जो शरीर हैं, शरीर में कौन कौन से कार्य होते हैं और उस कार्य को करने के लिए कौन कौन से अंग सहयोग करते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग मानव है तो हम लोग के शरीर में जो कौन कौन से कार्य होंगे और उस कार्य को करने में कौन कौन से अंग अपना योगदान देते हैं, इसलिए इस चैप्टर को, इस इकाई को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस इकाई में जो फर्स्ट चैप्टर है इस इकाई का वो है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, आज हम लोग चैप्टर को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखना बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज पाचन। क्या पढ़ेंगे? पाचन। डाइजेस्ट। एक बात बताओ बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जगते हैं, फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद भोजन खाना खाते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो उस खाने में बच्चों भोज्य पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं, और वो जो पोषक तत्व होता है बच्चों जटिल कार्बनिक अणुओं के रूप में रहता है। और हमारा जो शरीर है, जो कोशिकाएं होती है, वो जटिल कार्बनिक पदार्थ को एक्सेप्ट नहीं करती है। उसको चाहिए सरल कार्बनिक पदार्थ। क्या चाहिए? सरल कार्बनिक पदार्थ, तभी बच्चों उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ध्यान देना है कि हमारे भोजन में जो खाद्य पोषक तत्व होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, जटिल कार्बनिक रूप में, और उसको एंजाइम तथा रासायनिक अभिक्रिया के सहायता से उसको सरल अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखो भाई, जैसे पोषक तत्व जो है, पाचन पोषक तत्व, पोषक तत्व ये क्या होते हैं, जटिल कार्बनिक अणु। क्या होंगे बच्चों ये? जटिल, ठीक है, जटिल कार्बनिक अणु या पदार्थ। ठीक है, ये जटिल कार्बनिक अणु होते हैं और इसको क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में तोड़ते हैं। सरल कार्बनिक अणु में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, बदलते हैं। और इसके बदलने में योगदान किसका लेते हैं, एंजाइम का एंजाइम और रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों पाचन में क्या होता है, जो कार्बनिक अणु होते हैं, जटिल अणु होते हैं, उसको एंजाइम और रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से क्या करते हैं, सरल कार्बनिक अणु में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। कि जब मेरा पोषक तत्व इस सरल कार्बनिक अणु के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तब हमारे शरीर में ये क्या होंगे, कार्य करेंगे, और कोशिका इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब आइए हम एक देखते हैं एग्जाम्पल पोषक तत्व में स्टार्च का। इसका बच्चों? स्टार्च। ये स्टार्च जो होते हैं ये जटिल अणु है। क्या है? जटिल। ये स्टार्च ग्लूकोज का बना होता है।
ठीक है, किसका बना होता है? ग्लूकोज का। यदि इसका पाचन होगा, डाइजेशन होगा, तो किस फॉर्म में आएगा? तरल कार्बनिक रूप में, ग्लूकोज में। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ग्लूकोजों का समूह है स्टार्च में, लेकिन ये पाचन क्रिया के बाद, पाचन क्रिया के बाद ये किस रूप में आएंगे? सिर्फ ग्लूकोज के रूप में। बच्चों थोड़ा हम स्टार्च के बारे में समझेंगे। तो जानिए, जब पादप क्या होता है, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण करता है। तो बच्चों मंकेश चौधरी लिखे हैं, सर मुकुंद सर का क्लास होगा टुमारो 2 PM। तो बच्चों मुकुंद सर किन्हीं भी सर का कल क्लास नहीं है। कल आपका कोई भी क्लास नहीं है, कल भी नहीं है और संडे को भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अभी इस क्लास को आराम से समझिए। बच्चों हमने क्या देखा? स्टार्च। बताइए, स्टार्च जो होता है जटिल अणु है, इसको तोड़ा जाता है सरल सरल अणु में, जो कि क्या होता है? ग्लूकोज। अब स्टार्च के बारे में समझते हैं। तो बताइए, जब पादप प्रकाश संश्लेषण करता है, क्या करता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाता है? ग्लूकोज। ठीक है, देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाएगा पादप? ग्लूकोज बनाएगा। और इस ग्लूकोज को एकत्रित करके, जमा करके स्टार्च के रूप में बदल जाएगा। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। इस पॉइंट को समझो। जब प्रकाश संश्लेषण होगा, जो ग्लूकोज बनेंगे वो ग्लूकोज किस फॉर्म में जमा होंगे? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक। अब यदि पादप का जो कोशिका होता है, पादप का जो सेल होता है, यदि इस सेल को, जो पादप का सेल है, किसका सेल? पादप का जो सेल होगा, इसको अपना ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ये सेल इसी स्टार्च से क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ठीक। अब देखना, इसको इस बात को समझना है कि पहले ग्लूकोज बना तो डायरेक्ट ग्लूकोज इस पादप के कोशिकाओं में नहीं जाते हैं। पहले क्या होंगे? स्टार्च के रूप में एकत्रित होंगे। फिर जब कोशिका को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो ये स्टार्च फिर ग्लूकोज के रूप में इसके पास पहुंचते हैं। यदि पादप जब तक बउआ जीवित रहेगा, तभी तक न उसके पास उपापचयी क्रिया होंगे, तभी तक उस कोशिका को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जब पादप डेड हो जाते हैं, तो ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है, तब यहाँ ग्लूकोज की जरूरी नहीं होती है और ये स्टार्च पादप में संचित रह जाता है। अब बताइए बच्चों, हम लोग का जो भोजन होता है, उस भोजन में पदार्थ, पादप से निर्मित जो अनाज होता है, उसी को हम लोग ग्रहण करते हैं। जब पादप को हम लोग बच्चों ग्रहण करते हैं, तो आप लोग देख लिए कि पादप के पास क्या है? स्टार्च है, जो हमारे पोषक तत्व के रूप में क्या आते हैं? काम आते हैं। यही स्टार्च हमारे भोजन में आता है। जब भोजन में आता है तो किस फॉर्म में रहता है? इसके पास क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है। और इसमें जो ग्लूकोज का जो ग्रुप है, उसी ग्रुप को तोड़ के अलग अलग ग्लूकोज में बांटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। और इस पाचन में दो चीज याद रखना, एक एंजाइम और रासायनिक अभिक्रिया क्या करते हैं? सहयोग करते हैं, तब जाके ये टूटता। बच्चों आप लोग पाचन समझ गए होंगे। अब बच्चों आते हैं कुछ पोषक तत्व के नाम के बारे में जानते हैं। जैसे एक तो जान लिए स्टार्च, इसके अलावा भी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि देखना, कल भी हम लोग देखे थे, पोषक तत्व में सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। रेट। ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों? वसा। तीसरा ले लेते हैं प्रोटीन। फिर उसके बाद कल क्या बताए थे? ये खनिज लवण। क्या बच्चों? खनिज लवण। तो खनिज लवण में क्या क्या आएंगे? खनिज लवण में आएंगे सोडियम आएंगे, पोटासियम आएंगे, मैग्नीशियम आएंगे, फास्फोरस। ये सब क्या है? खनिज लवण है। हमारे पोषक तत्व में जो भोज्य पदार्थ होती है बच्चों, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और
खनिज लवण होते हैं। ध्यान देना है, इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इससे मुख्यतः ऊर्जा का निर्माण होता है। यदि हमारे भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा हैं, प्रोटीन है, इससे क्या प्राप्त होते हैं? ऊर्जा, मुख्य रूप से ऊर्जा। ऊर्जा के अलावा भी काम होता है, लेकिन ध्यान देना है कि मुख्य रूप से ये तीनों क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों। अब जैसे कि मान लीजिए वसा, तो वसा जो होता है ऊर्जा का भंडार होता है। ठीक है। अब वसा ऊर्जा के अलावा हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखता है। ठीक है बच्चों, क्या करेगा? शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यदि जिस भी व्यक्ति में वसा जितना अधिक मात्रा में होगा, उस व्यक्ति को, ठीक है, ठंड काफी कम लगता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा वसा के बारे में। तो वसा क्या करते हैं? ये वसा हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं, शरीर के तापमान को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं। और ये वसा जिस व्यक्ति के शरीर में ज्यादा होता है, तो वो बाहरी आघात अर्थात चोट से भी रक्षा करता है और ठंडा से भी रक्षा करता है। ठीक है। वसा हमको क्या करेंगे? ठंड और चोट दोनों से क्या करते हैं? बचाते हैं। और एक बात याद रखना, वसा जो होता है वो, ठीक है, मेल से ज्यादा फीमेल में पाया जाता है। मेल से ज्यादा फीमेल में, अर्थात पुरुष के अपेक्षा महिलाओं में वसा क्या होती है? ज्यादा पाया जाता है। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि इसका मतलब ये है, पुरुष की अपेक्षा, ठीक है, महिलाओं को ठंडा कम लगे, ज्यादा लगेगा। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को ठंड कम लगती है। जैसे कि मान लीजिए कभी शादी का समय है, ठंड का मौसम है, देखिएगा पुरुष लोग एक घूरा के सामने बैठ जाएंगे, जैकेट रहेगा, स्वेटर रहेगा, ठीक है, कान में मफलर भी रखते हैं और घूरा को भी तापते हैं और क्या कहते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है। वहीं देखिएगा दूसरे तरफ महिला लोग को एक स्टॉल लेगी, शरीर पे रखेगी, पूरे एक स्टॉल में पूरा शादी क्या करती है? संपन्न कर देती है। ठीक है बच्चों, इस एग्जाम्पल से याद रखना कि महिलाओं में क्या होती है? वसा ज्यादा होता है, पुरुष में वसा क्या होता है? कम होता है। वसा हमें बाहरी आघात से भी बचाती है, ऊर्जा भी देती। ठीक, ऊर्जा देना, बाहरी आघात से बचाना और ठंड से बचाना। तीसरा बच्चों आपका क्या था? प्रोटीन। इस प्रोटीन से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति तो होती है, इसके अलावा प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे ऊतक का मरम्मत करते हैं। जो हार्मोन रिलीज होता है उसको कॉपरेट करते हैं कि हार्मोन सही से रिलीज हो। ऊतक में कहीं गड़बड़ियां होती है तो उसका मरम्मत करते हैं, नए ऊतक बनाने में अपना योगदान देते हैं। कौन देते हैं? प्रोटीन। याद रखना प्रोटीन के बारे में। ऊर्जा तो इसका प्राथमिक काम है, ऊर्जा उत्पन्न करना। दूसरा याद रखना क्या है कि प्रोटीन क्या करता है? ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक का मरम्मत करता है। और प्रोटीन क्या करेंगे? हार्मोन जो होते हैं, रिलीज होते हैं हमारे शरीर में, उसका भी कंट्रोल करता है। ठीक। अब जैसे बच्चों आइए, खनिज लवण में सोडियम है। अब जानेंगे कि सोडियम का क्या उपयोग होता है हमारे शरीर में। तो बच्चों सोडियम क्या करता है कि हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र हैं, क्या है बच्चों? तंत्रिका तंत्र हैं, उस तंत्रिका तंत्र को ये अपना सहायता प्रदान करते हैं, सहयोग करते हैं, ताकि तंत्रिका तंत्र सही से काम कर सके। ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसमें तंत्रिका तंत्र योगदान करता है हमारे हाथ को। इसमें कौन कॉपरेट करेगा तंत्रिका तंत्र को? तो सोडियम कॉपरेट करेगा क्या? तंत्रिका तंत्र को। याद रखना। अब बात आती है बच्चों कैल्शियम। कैल्शियम का उपयोग हमारे शरीर में क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो ये सब हमारे शरीर में हड्डियों के बनाने में, दांत को बनाने में, हड्डी को मजबूत करने में योगदान देती है। इसके अलावा एक बात ये जानिए बच्चों, ये जो कैल्शियम होता है मांसपेशियों को शिथिलन और संकुचन, मतलब सिकुड़ना और फैलना, उस दोनों में क्या करती है? मदद करती है। अब बताइए हमारे शरीर में कौन ऐसा अंग है जो हमेशा क्या होता है? सिकुड़ता है और फैलता है, सिकुड़ता है और फैलता है। वो है हृदय। हृदय को संकुचित होने के लिए, फैलने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यदि हमारे शरीर में कैल्शियम खत्म हो जाए तो लोग क्या होंगे? तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि वो हृदय धड़कना क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसलिए कैल्शियम के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से कि हड्डी मजबूत होती है, हड्डी के बनाने में, और क्या कहते, दांत के बनाने में, दांत को मजबूत करने में कैल्शियम का योगदान होता है। लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा, कैल्शियम मांसपेशियों को
शीतलन करने में भी योगदान देता है। और हमारे शरीर में हमेशा जो हृदय होता है वो शिथिलित, संकुचित और शीतलन होते रहता है। तो हृदय को कैल्शियम हमेशा मिलना चाहिए। यदि कैल्शियम हृदय को नहीं मिलेगा तो हृदय धड़कना तुरंत क्या कर देंगे बच्चों, बंद कर देंगे और आदमी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक। मैग्नीशियम और इसी के कॉर्पोरेट में मैग्नीशियम और फास्फोरस भी रहते हैं। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। बात को समझ गए कि पोषक तत्व में कुछ बताए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो ऊर्जा बनाएंगे, स्पेशल भी इनका फंक्शन बताए, खनिज लवण का बताए। अब चलते हैं बच्चों पाचन तंत्र पे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र बच्चों मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। ध्यान देना, कितने भागों में? दो भागों में। एक भाग कहलाता है आहार नाल। क्या कहलाता है? आहार नाल। दूसरा कहलाता है सहायक पाचक ग्रंथि। क्या बच्चों याद रखना, पाचन तंत्र को कितने भाग में बांटते हैं? आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथि में। आहार नाल में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? आप लोगों को कल भी हम लोग बताए थे। आहार नाल में सबसे पहले क्या होता है? मुख या मुख गुहा। मुख या मुख गुहा। ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होगा? ग्रसनी। ध्यान देना, क्या होगा? ग्रसनी। अब देखना, मुख या मुख गुहा यहाँ देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे ग्रसनी। ये जो ग्रसनी बच्चा होता है कि भोजन को भी ले जाने वाला रास्ता होता है, श्वसन को ले जाने, दोनों का ये क्या है? उभयनिष्ठ भाग होता है। ये जो ग्रसनी होते हैं, श्वसन द्वार और निगल द्वार, दोनों का क्या होता है? उभयनिष्ठ भाग। इस ग्रसनी के नीचे, इस ग्रसनी के नीचे जब यहाँ बच्चों आते हैं तो यहाँ होता है ग्रास नली। क्या होगा यहाँ? ग्रास नली। 3 नंबर में क्या लिखना है? ग्रास नली। ग्रास नली। और जब बच्चों ग्रास नली के बाद यही पाइप, यही ट्यूब इस प्रकार से बामा साइड आते हैं, यहाँ होता है अमाशय। क्या होंगे? अमाशय। ध्यान देना, अमाशय। अमाशय। ठीक। तो और अमाशय के बाद स्टार्ट होती है छोटी आंत। स्टार्ट होती है बच्चों छोटी आंत। और इस छोटी आंत के बाद बच्चों होती है बड़ी आंत। कौन आंत? बड़ी। बच्चों क्या देखिए पाचन तंत्र में आहार नाल। आहार नाल का शुरुआत कहाँ से होता है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद क्या बच्चा आता है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। अब देखना सहायक ग्रंथि में बच्चों कौन कौन से ग्रंथि भाग लेते हैं? सहायक पाचक ग्रंथि में सबसे पहले होगा लार ग्रंथि। कौन ग्रंथि बच्चों? लार ग्रंथि। दूसरा आपका आ जाएगा यकृत। इसमें पित्ताशय भी होता है। पित्ताशय। पित्ताशय। ठीक है। और आपका अग्नाशय। अग्नाशय। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? अग्नाशय। ध्यान देना, अग इसमें सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किस पे? आहार नाल पे। आहार नाल का सबसे पहला भाग कौन सा था? आहार नाल का सबसे पहला भाग था मुख या मुख गुहा। ठीक है, मुख या मुख गुहा। बच्चों इस पे ध्यान देना, ये जो आहार नाल, पहले समझेंगे कि आहार नाल किसे कहते हैं। आहार मुख गुहा से लेके बच्चों निकास द्वार तक, कहाँ से? यदि मान लो मुख गुहा से, ये मुख गुहा है तो मुख गुहा से लेके निकास द्वार तक एक ट्यूब होते हैं। तो निकास द्वार क्या है? जिसको बोलते हैं बच्चों मल द्वार। क्या बोलते हैं? मल द्वार। तो निकास द्वार और मल द्वार के बीच में हम लोग देख लिए कि मुख गुहा है, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। तो वे दो छिद्र से बच्चों, दो छिद्र के बीच का भाग होता है। एक छिद्र होता है मुख गुहा के पास, दूसरा छिद्र होता है मल द्वार के पास।
इसी दोनों छिद्र के बीच की जो नली होती है उसे क्या बोलते हैं? आहार नाल। अर्थात मुख गुहा से लेकर निकास द्वार तक के नाल को क्या बोलेंगे? आहार नाल। ठीक है, चलिए इस सब का डिफिनीशन लिखा हुआ बच्चों आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। तो मुख गुहा में बच्चों सबसे पहले याद रखना क्या क्या पढ़ेंगे। मुख गुहा में आज हम लोग पढ़ेंगे दांत। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मुख गुहा में पढ़ेंगे दांत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दांत। एक बात बताओ बच्चों कि मनुष्य के मुख में जो वयस्क मनुष्य हैं, जैसे हम लोग अब वयस्क मनुष्य हैं, आप लोग किशोरावस्था में होंगे, तो वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो सर 32 होती है। जब वही बच्चे किशोरावस्था में होते हैं तब उनमें दांत की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। जब उससे भी छोटे होते हैं, जब दूध का दांत जिसको कहते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अर्थात बच्चों दूध का दांत 20, जब वही बच्चा किशोरावस्था में जाएगा तो उसमें 28, जब वयस्क होंगे तो कितना होगा? 32। सभी चीज को समझेंगे। आइए उससे पहले हम जानेंगे कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। चलिए नंबर 1 बताइए, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के जो दांत होते हैं बच्चों? वो होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। नंबर 1 कतरनक। ठीक है बच्चों, क्या होगा? कतरनक, जिसको बोलते हैं इंसाइजर। ठीक है, इंसाइजर। दूसरा बच्चों दांत होता है भेदक, मतलब भेदने वाला। भेदक मतलब भेदने वाला। ये देख कतरनक हो गया बच्चों काटने वाला, जिसको पीस करेंगे, काट कट करेंगे, काटने वाला होगा कतरनक। भेदक होता है नुकीला दांत, जिससे क्या करते हैं? किसी चीज को भेदते हैं या फाड़ते हैं या चीरते हैं, वो भेदक कहलाता है। इसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलेंगे? के नाइन। और तीसरा जो बच्चों दांत होता है वो होता है अग्रचवर्णक। क्या होते हैं? अग्रचवर्णक। क्या? अग्रचवर्णक। प्रीमोलर। क्या होते हैं? प्रीमोलर। और चौथा बच्चों क्या होते हैं? चवर्णक। क्या होते हैं बच्चों? चवर्णक। चवर्णक, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलर। इस तरह से बच्चों देखना कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के। कौन कौन? सबसे पहले कतरनक, जो काटने वाला दांत होता है उसे कतरनक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंसाइजर। दूसरा होता है भेदक, जो नुकीला होता है, चीरने फाड़ने के काम आते हैं, उसको बोलते हैं भेदक, इंग्लिश में कैनाइन। तीसरा बच्चों आपका होता है अग्र चवर्णक। ये बच्चे दांत को, ये भोजन क्या करते हैं? कुचलते हैं। क्या करते हैं? कुचलते हैं। और चौथा आपका आता है चवर्णक, जिसको मोलर कहते हैं, उसे भोजन क्या करते हैं? चबाते हैं। तो मनुष्य में जो दांत हैं कितने प्रकार के बच्चों? 4 प्रकार। चारों दांत बच्चों क्या होते हैं? चारों दांत की आकृति भिन्न भिन्न होती है। देखो इस प्रकार, इस दांत की जो मोलर है इसकी आकृति बच्चों ऐसे होती है। ठीक है, देखना ध्यान से। जो इंसाइजर दांतों की संख्या ऐसे होती है, संरचना ऐसे होती है। जो दांत भेदक होते हैं, ठीक है, नुकीला होते हैं, उसकी संरचना ऐसी होती है। प्रीमोलर संरचना ऐसी होती है, और मोलर की संरचना ऐसे होती है। बताओ बच्चों, ये 4 प्रकार के जो दांत हैं, चारों का संरचना सेम है कि अलग अलग है? चारों का संरचना अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य क्या होते हैं? विषमदंती। तो मनुष्य विषमदंती होते हैं किस आधार पे? क्योंकि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं, चारों दांत दिखने में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, इसीलिए मनुष्य क्या होंगे? याद रखना, जो मनुष्य होंगे नंबर 1 याद रखना, वो होंगे विषम दंती, क्योंकि मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दूसरा बात बच्चों याद रखना कि मनुष्य में दांत बताओ कितने बार आते हैं? बताओ बच्चों, मनुष्य में दांत कितने बार? 1 बार कि 2 बार? तो मनुष्य में दांत सर 2 बार आते हैं, इसलिए मनुष्य क्या होते हैं? द्विबार दंती। 2 बार का मतलब पहला बार दांत आता है उसको क्या बोलते हैं? दूध का दांत, जिसको अस्थाई भी बोलते हैं। बाद में जो दांत आता है उसको बोलते हैं अस्थाई दांत। ठीक है बच्चों, याद रखना मनुष्य में जो दांत होते हैं वो दो बार आते हैं, इसलिए द्विदंती, द्विबार दंती भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। क्योंकि मनुष्य में दांत कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। जो पहले दांत आते हैं बच्चों उसको क्या बोलते हैं?
अस्थाई दांत या दूध का दांत, ठीक है, अस्थाई दांत या दूध का दांत। दूसरा क्या होता है, अस्थाई दांत। ठीक, ध्यान देना। तीसरा पॉइंट बच्चों ये याद रखना कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो जबड़े के अंदर होते हैं। किसके अंदर, इस जबड़े के अंदर। जबड़े में क्या होती है, हड्डियां होती है। इस प्रकार से देखना बच्चों, क्या होते हैं, जबड़ों में हड्डियां होती है, ये जबड़ों वाली हड्डियां हैं। और इस हड्डियों में होती है गड्ढा। इस प्रकार से क्या होता है, गड्ढा, जिसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, दांत धसे होते हैं, दांत फंसे होते हैं। और इस गड्ढा को बच्चों बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। गड्ढा को क्या बोलेंगे, गर्त। और इसी गड्ढे में, बहुत ध्यान देना, इसी गड्ढे में क्या होता है, दांत ऐसे जाके फंसा रहेगा, ऐसे लगा रहेगा। इसके ऊपर क्या आते हैं, इसी गड्ढे में दांत फंसे होते हैं। याद रखना, मनुष्य के दांत को हम बोल सकते हैं इस गर्त में। ये वाला जो गर्त है, इस गर्त में दांत क्या है, धंसा हुआ है। इसलिए हम बच्चों बोल सकते हैं मनुष्य के दांत को गर्त दंती। क्या बोलेंगे, गर्त दंती। याद रखना, मनुष्य को हम क्या क्या बोलेंगे, मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, तो विषम दंती। मनुष्य में दांत 2 बार आते हैं, तो द्विबार दंती। मनुष्य के दांत क्या है, इस गर्त में धंसे हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे, गर्त दंती। याद रखना बच्चों। अब हम आगे बात करेंगे, मनुष्य में जो दांत होते हैं, जो अस्थाई दांत होते हैं, उस पे चर्चा करेंगे। अस्थाई दांत, उस पे चर्चा करेंगे, अर्थात हम लोग दंत सूत्र पे चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट क्या होगा बच्चों, दंत सूत्र। दंत सूत्र याद रखना, ठीक है। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे दंत सूत्र। और किसके बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थाई। क्या पढ़ेंगे बच्चों, कल भी आप लोग देखे होंगे, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए दोबारा हमको ये क्लास लेना पड़ रहा है। ठीक है बच्चों, अस्थाई। अभी तुरंत मैंने आपको बताया, इस अस्थाई दांत को क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। मिल्क मिल्क टीथ भी बोलते, ठीक है। अब बच्चों, अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, तो अस्थाई दांतों की संख्या 20 होती है। और इसमें देखते हैं, दंत सूत्र बनाएंगे। अब देखना बच्चों, मैं जो यहाँ आई लिखा हूं, ये आई से होता है इंसाइजर, मतलब कतरनक। और सी से होगा केनाइन, ठीक है बच्चों। पी और एम लगा दिए तो प्रीमोलर, और एम से क्या हो जाएगा, मोलर। अब एक बात यहां समझना कि बच्चों, ये ऊपर का जबड़ा होता है और इस प्रकार से नीचे का जबड़ा होता है। जब हम लोग बच्चों दंत सूत्र बनाते हैं, तो ये एक बटा के रूप में, ये जो हम ये है देख रहे हैं, बटा इसको बोलते हैं। ये क्या करेगा, ऊपर के जबड़ों को बांटेगा और नीचे नीचे वाला जबड़ा होगा। और दंत सूत्र में हम बीचों बीच इस प्रकार से बांट लेते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे। इसका मतलब दंत सूत्र में हम इस साइड के दांत की संख्या लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। इधर का क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों हो जाएगा। अब ये बटा, अब नीचे वाला हम भी एक साइड का लिखेंगे, आगे चल के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ का हो जाएगा। अर्थात बच्चों, ये दांत का हम किसी 2 जबड़े हैं ऊपर और नीचे, ऊपर वाले जबड़े या नीचे वाले जबड़े का एक साइड का क्या करेंगे बच्चों, दांत के नंबर की संख्या लिखेंगे। तो चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, एक साइड, इधर वाले साइड के दांत की संख्या लिख रहे हैं। तो इन साइडर बच्चों एक साइड होगा, वो कितना होगा, 2 गो। कितने होंगे, 2 होंगे। 2 होंगे, जो क्या होंगे, इंसाइजर होंगे। और इसके बाद देखना, जो कैनाइन होता है बच्चों, जो नुकीला दांत होता है, भेदक होता है, वो कितने यहाँ होते हैं, 1। ये क्या है, कैनाइन। कितने होंगे, 1। उसके बाद बच्चों आता है प्रीमोलर। ध्यान देना, यहाँ जो प्रीमोलर होता है वो दूध के दांत में बच्चों नहीं होता है। दूध के दांत में नहीं होता है, अस्थाई दांत में प्रीमोलर नहीं होते हैं, इसलिए क्या देंगे, यहाँ 0 देंगे। अब बच्चों, जो मोलर होती है, तो मोलर की संख्या होती है दूध के दांत में या अस्थाई दांत में, कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। इस प्रकार से ये बच्चों इस साइड का था। उसी प्रकार से हम जबड़ा के निचले वाले को नीचे में लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिख लेंगे, नीचे में लिख लेंगे।
और आगे इसको काउंट कर लेते हैं, 2 3 3 2 5, और नीचे ये भी क्या हो गए 5। इसमें बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इधर वाला भी पार्ट आ जाए, इसके टोटल दांत कितने हो गए 10। ऊपर वाले जबड़े में बच्चों कितने दांत की संख्या हो गया 10, और नीचे भी 2 से गुना करेंगे तो नीचे वाले जबड़े में भी कितना दांत की संख्या हो गया 10। दोनों मिला के बच्चों कितने हो गए 20। याद रखना, जो अस्थाई दांत होते हैं जिनको दूध का भी दांत बोलते हैं, उसमें दांतों की संख्या 20 होती है। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, अस्थाई दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों अस्थाई दांत 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर नहीं होगा, प्रीमोलर नहीं होगा, क्या होगा मोलर। क्या बच्चों? प्रीमोलर, और यहाँ थोड़ा मोलर कर लो, जगह पे थोड़ा बेचारा एक्साइड हो गया था। ठीक, याद रखना कि जो मिल्क टीथ होते हैं अस्थाई दांत होते हैं, उसमें 3 प्रकार का होगा, केनाइन सॉरी इंसाइजर, केनाइन और मोलर। प्रीमोलर इसमें नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। और इसका हो गया दंत सूत्र, किसका? अस्थाई दंत सूत्र। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं अस्थाई दंत सूत्र में। अस्थाई दंत सूत्र, इसको बच्चों क्या करते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। एक वयस्क के लिए करेंगे और एक किशोरावस्था के लिए करेंगे। जो बच्चों किशोरावस्था में होते हैं उनमें मात्र 28 ही टिथ होते हैं, लेकिन वयस्क में कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, किशोरावस्था तक में देख लेते हैं। यदि मान लो किसी बच्चे का उम्र 17 साल है, 17 साल तक के बच्चों के लिए देख लेते हैं, है ना। 17 वर्ष के बच्चों का दंत सूत्र। क्या बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, जो बच्चों इंसाइजर होंगे वो कितने होंगे? 2। इनका भी उसी प्रकार से बच्चों बनाएंगे, एक साइड का। यहाँ भी जो इंसाइजर होगा वो कितना होगा? 2 होंगे, 2 टिथ इंसाइजर के होंगे, और एक टिथ होंगे केनाइन का। ठीक है बच्चों, केनाइन कितना होगा? 1। केनाइन कितना होगा? 1। फिर इसमें बच्चों प्रीमोलर प्रेजेंट होते हैं। प्रीमोलर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, प्रीमोलर प्रेजेंट होंगे। प्रीमोलर कितने होंगे? 2। 2 प्रीमोलर होंगे, प्रीमोलर इसमें प्रेजेंट होंगे। और बच्चों मोलर इसमें ध्यान देना, मोलर इसमें 3 नहीं होते हैं, मोलर कितने होंगे इसमें? 2 होंगे। ठीक है, कितने होंगे? 2 मोलर होंगे। मोलर कितने होंगे? 2। अब जिस तरह से बच्चों एक साइड इधर का बना है, और उसी प्रकार से नीचे वाला भी बनेगा। नीचे वाला भी 2:1:2:2। ठीक है, अब देखना, इसमें क्या करते हैं, पहले काउंट कर लेंगे, 2 1 3 3 2 5, 5 2 7, और इससे 2 से गुना करते हैं। क्यों गुना करते हैं? क्योंकि ऊपर वाले जबड़े का एक साइड का था, 2 से गुना करेंगे तो ऊपर वाले जबड़े का क्या होगा बच्चों? दोनों का आ जाएगा। कितना हो गया? 14। और नीचे भी वही प्रोसेस करते हैं, 7 × 2, इसमें क्या हो जाएगा? 14। टोटल क्या हो गया? 28। याद रखना बच्चों, जो किशोरावस्था में जो दांत होती है उसकी संख्या कितना होती है? 28। और इसमें जो एक अब्सेंट दांत है वो क्या है? मोलर का। तो मोलर का एक इधर से एक इधर, कितना हो गया? 2। फिर 2 ऊपर में, एक ऊपर वाले जबड़े इधर का, एक ऊपर वाले जबड़े इधर का, टोटल 4 दांत जो होते हैं प्रीमोलर, अभी भी अब सॉरी मोलर अब्सेंट है, अभी भी किसमें है? अस्थाई दांत में। जब ये किशोरावस्था पार करके युवा अवस्था में जाते हैं, वयस्क होते हैं, तो ये चारों जो मोलर दांत हैं ये आते हैं, तब जाके मुख में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अब आइए बच्चों, अस्थाई दांत इसके लिए, वयस्क के लिए देखेंगे। अस्थाई दंत सूत्र, ये किसके लिए है बच्चों? वयस्क के लिए है। वयस्क में उसी प्रकार से बनाएंगे। इंसाइजर कितना हो जाएगा? 2 बच्चों। केनाइन कितना हो जाएगा? 1। प्रीमोलर 2, और मोलर इसमें कितने हो जाएंगे? 3। वही रेशियो नीचे भी रहता है। ठीक, तो
बच्चे काउंट कीजिएगा, टोटल कितना हो जाएगा 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 16। नीचे भी जबड़े में कितने दांत होंगे 8, और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 16, टोटल कितना आ गया 32। इसमें बच्चों आप ध्यान देना है, जो वयस्क पुरुष होते हैं उनमें टोटल दांतों की संख्या 32 होती है। इसमें उनके ऊपर वाले जबड़े में बताओ कितना मोलर होगा, 3 नहीं 6, क्योंकि ये जो 3 है वो एक साइड का है। टोटल ऊपर वाला जबड़ा लेंगे तब ऊपर वाले जबड़े में 3, सॉरी 6, और नीचे वाले जबड़े में भी 6 गो। पूरे मुंह में मोलर दांतों की संख्या कितना हो जाएगा 12। इसी प्रकार से ध्यान देना, प्रीमोलर, ऊपर वाले जबड़े में प्रीमोलर कितने होंगे 4, नीचे वाले 4, तो पूरे मुंह में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितना हो जाएगा 8। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें बाद में देखिएगा, दो ऊपर, दो दो चार, चार चार कितने 8। जो केनाइन होते हैं वो कितने होते हैं, एक तरफ एक, ऊपर वाले जबड़े में 2, पूरे मुंह में केनाइन कितना हो जाएगा टोटल 4। जब इंसाइडर की बात करते हैं, ऊपर वाले में एक तरफ 2, तो दोनों तरफ मिला के कितना होगा बच्चों 4, पूरे मुंह में कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लियर में लिख देता हूँ, पूरे मुंह में जो बच्चों इंसाइजर होंगे, क्या होंगे इंसाइजर, ठीक है, इंसाइजर जो होंगे, इंसाइजर जो होंगे बच्चों वो कितने होंगे, तो 8। केनाइन जो हो जाएंगे आपको 4, प्रीमोलर के आपको 8, और मोलर बच्चों कितना हो जाएगा, मोलर जो 6 12। तरह से काउंट कीजिए, देखिएगा बच्चों 32। इंसाइजर दांतों की संख्या 8, केनाइन का बच्चों कितना 4, प्रीमोलर का 8, फिर मोलर का कितना 12। इस तरह से बच्चों हम लोग आज दंत सूत्र को क्या किए, समाप्त किए। फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अब जीभ, जीभ के बाद बच्चों पढ़ेंगे क्या, ग्रास, ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली। इसी सीरीज से आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। यह बात याद रखना बच्चों कि कल और परसों 2 दिन आपका क्लास क्या है, बंद है सभी सब्जेक्ट का। फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। फिर मंडे को मिलने से पहले हो सकता है कि कुछ समय को लेके कुछ नोटिस मिले, पे ध्यान दीजिएगा। बच्चों मंकेश चौधरी सवाल किए थे कि मिल्क टिथ मतलब दूध का दांत। हाँ बच्चों, मिल्क टिथ मतलब दूध का दांत। ठीक है मंकेश, मिल्क टीथ का मतलब वही दूध का दांत होता है। ठीक है बच्चों, और किसी बच्चों का सवाल है तो मुकुंद सर का क्लास होगा। नहीं बच्चों, शायद कल सब सर का क्लास बंद है, मुकुंद सर का भी क्लास बंद है, टुमारो PM। ठीक है, ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर मंडे को। ओके मंकेश। मयंक हैं, सॉरी मयंक। चलिए मयंक, गुड नाइट।